गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति पर। निर्देशांक ज्यामिति वास्तव में किसे कहा जाता है, पहले उसको जानना जरूरी है कि जैसे हम किसी टू डायमेंशनल फील्ड पर स्थित हैं। फॉर एग्जांपल टू डायमेंशनल फील्ड मतलब ये बोला जा सकता है कि जैसे हॉकी ग्राउंड में है या फुटबॉल ग्राउंड में है, उसमें एक लंबाई और चौड़ाई उसके सापेक्ष हम गति कर रहे हैं, तो उस फील्ड में जब स्थित हैं तो हमारी जो स्थिति है वो क्या होगी, इसको दर्शाना मतलब किसी भी टू डायमेंशनल फील्ड पर अपनी वस्तु की या किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्देशांक ज्यामिति में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चरणबद्ध आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि टू डायमेंशनल है, मतलब इसमें दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष जो किसी एक दिशा को दर्शाएगा और दूसरा अक्ष वाई जो दूसरे उसके परपेंडिकुलर दिशा को दर्शाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो जैसे ये हमारा एक्स है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारा जो है वो वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष का जैसे सेंटर पॉइंट होगा तो वो जीरो कहलाएगा। जीरो के आधार पे इधर की जो राशि होगी वो धनात्मक अक्ष की 1 2 3 4 5 6 7, उसी प्रकार इस पर की दूरी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, जबकि y अक्ष में ये एरिया जो रहेगा वो धनात्मक 1 2 3 4 5 6, जबकि इधर का एरिया जो है -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इस आधार पर देखें तो हमारी जो ज्यामिति वो तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसके आधार पर इसको नाम दिया जाता है चतुर्थांश। ये जो रहता है वो प्रथम चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों के मान धनात्मक हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश जिसमें x का मान तो ऋणात्मक है किंतु y का मान धनात्मक है। ये तृतीय चतुर्थांश जिसमें दोनों ऋणात्मक होते हैं और ये चतुर्थांश होता है चतुर्थ चतुर्थांश जिसमें y ऋणात्मक और x धनात्मक होता है। तो उस आधार पर ये 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 हिस्सों में एक तरह से बोला जा सकता है फैक्टराइजेशन किया गया है। तो अब अगर हम कोई बिंदु लेते हैं और उसको ये पता करना है कि वो किस निर्देशांक में निर्देशाक्ष में स्थित है या फिर किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये पता लगाने के लिए हम देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ बिंदुओं को लेकर। आप चाहे तो इसको खेल खेल के माध्यम से भी बच्चों के क्लास में एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी करवा सकते हैं कि कुछ बच्चों को बुला लीजिए और उसके उनको पॉइंट दे दीजिए, वो पॉइंट अपने हिसाब से एनालिसिस करके वो बताएंगे और उसका खेल के रूप में उसका निरूपण कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जितना हम खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे उतना बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहला बिंदु अपना ले लेता हूँ 3 4। तो 3 4 ये कहाँ पर स्थित होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो पहली वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वैल्यू y को। तो यहाँ x का जो मान है वो हमारे पास है 3। तो हम सबसे पहले खोजेंगे कि x का जो मान है वो 3 है। तो 3 हमारा ये है +3 है यहाँ पर है। और अब आगे हम बढ़ेंगे कि हमारा जो y का मान है वो क्या है। तो y का मान दिया हुआ है 4। तो y का मान अगर 4 है तो y हमारे पास ये है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 4 को हम आगे बढ़ाएंगे, 4 को इस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं और 3 को इस दिशा से आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वो कटन बिंदु जो है वो बिंदु हमारा 3 और 4 होगा। मतलब जो स्थिति है वो 3 4 है। तो 3 4 की जो स्थिति है वो इस आधार पे होगा कि x का मान 3 है और y का मान 4 है। जबकि उसकी अगर स्थिति कहा जाए कि किस चतुर्थांश में है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब यहीं पर अगर मैं इस बिंदु को कोई दूसरा बिंदु ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे 2 -5 ले लेता हूँ, तब क्या होगा। तो हम देखते हैं, पता करते हैं कि 2 -5 कहाँ पर और कैसे स्थित है। तो ये देखा जा सकता है कि 2 -5 सबसे पहले हम बात करेंगे x का मान। x की जो वैल्यू है वो 2 है +2 है। तो x की वैल्यू तो हमारी +2 होगी यहाँ पर, और जबकि y की वैल्यू -5 है। तो y तो -5 इस डायरेक्शन में है, तो -5 को हम आगे बढ़ाएंगे और 2 को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु है वो 2 -5 होगा। तो इस आधार पर बोला जा सकता है कि ये जो बिंदु है 2 -5 वो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश की स्थिति का आधार पर एनालिसिस किया जा सकता है। चलिए और बात करते हैं और कुछ बिंदु को हम ले लेते हैं। तीसरा हम -3 और -2 ले लेते हैं। अब
अगर देखें तो सबसे पहले बात करेंगे x का मान, तो x -3 मतलब यहाँ पर आ रहा है x -3, और y का मान -2 तो यहाँ पर आ रहा है। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और ये इस प्रकार से, तो इस बिंदु पर प्रतिष्ठित हो रहा है x का मान -3 और y का मान जो है वो -2 है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि जो बेसिक तौर पे, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, चौथा बिंदु ले रहे हैं कि 5 और 0 है, तो वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर देखें x का मान जो है वो हमारा 5 यहाँ पर है, और y का मान अगर देखें ऊपर भी नहीं है नीचे, मतलब ये y का मान तो 0 है, तो मतलब इसी बिंदु पर स्थित है। तो ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये बिंदु हमारा बोला जा सकता है 5 0 है। और 5 0 जो है वो किसी भी चतुर्थांश में स्थित है नहीं है, बल्कि निर्देशाक्ष पर स्थित है। और कौन से निर्देशाक्ष पर? धनात्मक x अक्ष के निर्देशाक्ष पर स्थित है। ये दिशा जो है वो धनात्मक x होगा और ये दिशा को ऋणात्मक x पर स्थित होगा। तो इस आधार पर बोला जा सकता है कि ये x निर्देशाक्ष पर स्थित है 5 0 जो है। उसी प्रकार अगर हम अगला पॉइंट लेते हैं, पांचवा 0 -3 ले लेते हैं, तो 0 -3 मतलब x का मान तो 0 यहीं पर है और y का मान जो है वो -3, मतलब ये हो जाएगा 0 -3। तो ये बोला जा सकता है कि ये जो है y के ऋणात्मक अक्ष पर स्थित है या y निर्देशाक्ष पर स्थित है। तो इस प्रकार हम किसी भी बिंदु का एनालिसिस कर सकते हैं कि वो बिंदु किस निर्देशाक्ष पर स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है और कहाँ पर स्थित है।